हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विजय विजन। हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारा साइंस फाउंडेशन बैच चल रहा था जिसमें हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे थे। बायोलॉजी का हमारा सेक्शन चल रहा था। आइए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। एजुकेशन विजय विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। फाउंडेशन बैच साइंस विज्ञान क्लास का चल रहा है, बायोलॉजी सेक्शन, जिसमें हम दोस्तों पढ़ रहे थे मनुष्य एवं जीव जंतु के बारे में। और आज हमारी है कक्षा नंबर 15, क्लास नंबर 15 हमारी आज। और इसमें हम पढ़ रहे थे सर कोशिकाओं के बारे में। इसके बारे में कोशिका सेल्स के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे थे। ये हमारा चैप्टर था। और पिछले कुछ चैप्टर में हमने इन चीजों को पढ़ चुके थे, है ना। इनके बारे में हमने सारी जानकारी ले ली थी, क्या था क्या नहीं था, सब चीजों के बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके थे। कोशिका के बारे में, कोशिका के प्रकार, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका का क्या महत्व है, बिना कोशिका हम क्या कर पाएंगे, कैरोटिक है, जो मतलब जितनी भी चीजें थी उन सब चीजों के बारे में हमने यहाँ पर अच्छे से पहचान कर ली थी कोशिका की। और उन चीजों के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे। चलिए अब चर्चा करते हैं यहाँ पर कुछ नई चीजों की, और नई चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। एक कोश के जीव, बहुकोश के जीवों के बारे में पढ़ चुके थे हम। पादप कोशिका में पढ़ चुके थे। अब चर्चा करेंगे यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये देखिए, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिकांग में उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। देखिए अब ये आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो है नहीं है, लेकिन एक वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको एग्जामों में अच्छी तैयारी करवा सकते हैं, ये करवाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया है, कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और प्लास्टिड होते हैं, जो कि पशु कोशिकाओं में नहीं होते हैं, जो पशु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, पादप कोशिकाएं एवं पशु कोशिकाएं अपने आकार के संबंध में किस प्रकार भिन्न होती हैं। पादप कोशिकाएं और पशु कोशिकाएं अपने आकार के संबंध में किस प्रकार भिन्न होती हैं। जी हाँ, इसका आंसर है यहाँ पर, पादप कोशिका का आकार वर्गाकार या आयताकार होता है, जबकि प्राणी कोशिका का आकार अनियमित या गोल होता है। पादप कोशिका का आकार यहाँ पर वर्गाकार या आयताकार होता है, जबकि प्राणी कोशिका का आकार अनियमित या गोल होता है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं की तुलना में आकार में बड़ी क्यों होती है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो जंतु कोशिका के आकार में बड़ी क्यों होती हैं। देखिए, पादप कोशिकाओं में एक बड़ा केंद्रीय रिक्तिका होता है। पादप कोशिकाओं में एक बड़ा केंद्रीय रिक्तिका होता है जो अधिकांश आयतन घेरता है। अधिकांश का मतलब बहुत अधिक क्षेत्र घेरता है और कोशिकाओं को बड़ा बनाता है। यह रिक्तिका आमतौर पर जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, और ये जो रिक्तिका होती है वो आमतौर पर जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पादप कोशिका में रिक्तिकाओं का क्या कार्य है। जी हाँ, पादप कोशिकाओं में रिक्तिका का क्या कार्य है। देखिए, रिक्तिका पौधे की कोशिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ को संग्रहित करती है। यह पौधे की कोशिकाओं में उचित दबाव भी बनाए रखती है, जो बढ़ते पौधों को उचित समर्थन और संरचना प्रदान करने में मदद करती है। जो बढ़ते हुए पौधों को उचित समर्थन और संरचना प्रदान करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 5 सर हमारा,
कि कोशिका भित्ति के अतिरिक्त पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक सहारा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं का नाम बताइए। कोशिका भित्ति के अतिरिक्त पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक सहारा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, केंद्रीय रिक्तिका पादप कोशिका को संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय रिक्तिका पादप कोशिका को संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 6 है, पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं का नाम बताइए। पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं का नाम बताइए। जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट पौधे की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधे की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पादप एवं पशु कोशिकाओं की संरचना क्या है? और यहाँ पर हम संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि जो पादप एवं पशु कोशिकाएं हैं उनकी संरचना क्या होती है। देखिए, जीव जगत के संगठन में कोशिकीय स्तर सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक स्तर है। जीव जगत के संगठन में कोशिकीय स्तर सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक स्तर है। इसलिए कोशिका जीव विज्ञान को समझने के लिए हमें कोशिकाओं की संरचना और कार्यों के सभी पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए। कोशिकाओं की संरचना और कार्यों के सभी पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए। साथ ही पौधे और पशु कोशिकाओं के बीच अंतर को समझना भी आवश्यक है। साथ ही साथ पौधे और पशु कोशिकाओं के जो बीच अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। फिर देखते हैं, ये देखो स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं यहाँ पर आपको। ये देखो, स्ट्रक्चर प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल ये दे रखी है हमको, ये बीच में इसका क्या है? न्यूक्लियस है, और इसको बोलेंगे वैक्यूल। ये काइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, रफ यार, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल हो गई, ये इधर गैलोली एप्रेंटिस हो गए, गैलोली वेक्सिशंस हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया इधर ये वाला हिस्सा, इसको बोलेंगे सर क्लोरोप्लास्ट। ये तो हो गया हमारा प्लांट सेल, यानी पौधों के अंदर, पादपों के अंदर जो हमारा क्या पाया जाता है? भित्ति चित्र पाया जाता है। फिर दूसरा हिस्सा हमारा एनिमल सेल, जानवर कोशिका। तो जानवर कोशिकाओं में जो बड़ा हिस्से के अंदर गोला है, इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे, यानी नाभिक बोलेंगे, या केंद्रक बोल दो इसको। फिर ये जो स्थान है वही न्यूक्लियस इसके बाहर का हो गया आकार में, ठीक है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोल देंगे। और ये जो है सेंटर, ये सेल वॉल हो गई हमारी। तो ये क्या हो गई? इस प्रकार से ये जो कोशिका है ये हमारी एनिमल यानी जानवरों में पाए जाने वाली कोशिका है। तो यहाँ पर आपको जो चित्र में दर्शाया गया है। फिर आगे दे रखा है सर हमको कोशिका के जो घटक हैं, कोशिका की घटक अर्थात प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, गोल्जी निकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और प्लास्टिड आदि को जानना महत्वपूर्ण है। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कोशिका संरचना की इस प्रकार है, जो इन चीजों को दे रखा था उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट चीज है सर हमारे यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली। पहली चीज हमारी क्या है यहाँ पर दोस्तों? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली होती क्या है? देखो, यह प्रत्येक कोशिका का बाहरी आवरण है। यह प्रत्येक कोशिका का बाहरी आवरण है। पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में मौजूद है। यह एक जीवित और काफी पतली, लचीली और चुनिंदा पारगम्य झिल्ली है। यह एक जीवित और काफी पतली, काफी लचीली और चुनिंदा पारगम्य झिल्ली है। लिपिड, प्रोटीन और कुछ कार्बोहाइड्रेट से
लिपिड प्रोटीन और कुछ कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। इसका जो मुख्य कार्य है वो है कोशिका सामग्री को बनाए रखना। इसका मुख्य कार्य है कोशिका सामग्री को बनाए रखना और कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के मार्ग को नियंत्रित करना है। एवं कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के मार्ग को नियंत्रित करना है इसका मुख्य कार्य। फिर बात आती है सर दूसरे नंबर पर हमारी कोशिका भित्ति की। किसकी? कोशिका भित्ति की। यह पौधों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है और प्लाज्मा झिल्ली के बाहर मौजूद होती है। एवं यह प्लाज्मा झिल्ली के बाहर मौजूद होती है। यह निर्जीव, काफी मोटी और कठोर होती है। होने को तो कोशिका भित्ति निर्जीव होती है लेकिन काफी मोटी और कठोर होती है। लेकिन आमतौर पर पारगम्य होती है। आमतौर पर कैसी होती है? पारगम्य पाई जाती है। यह सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। इससे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो कोशिका को सुरक्षा और मजबूती प्रदान करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है सर? कोशिका को सुरक्षा और मजबूती प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। फिर थर्ड नंबर पे आता है सर हमारा न्यूक्लियस। क्या आता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? यह एक गोलाकार कोशिकीय घटक है। यह एक गोलाकार कोशिकीय घटक है जो कोशिका के मध्य में स्थित होता है। जो कोशिका के मध्य में स्थित पाया जाता है और एक तरल पदार्थ से भरा होता है, लेकिन जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये क्या होता है कि जो कोशिका के मध्य में स्थित होता है और एक तरल पदार्थ से भरा हुआ होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। दो परमाणु झिल्लियों से घिरा हुआ यह एक परमाणु आवरण बनाता है। दो परमाणु झिल्लियों से घिरा हुआ यह एक परमाणु आवरण बनाता है। परमाणु आवरण के बीच का जो स्थान है, परमाणु आवरण के बीच का स्थान एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ईआरएस के नाम से जुड़ा होता है। इसको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी कहा जाता है। यह नाभिक को कोशिका द्रव्य से अलग भी करता है एवं यह नाभिक को कोशिका द्रव्य से अलग भी करता है और इसके छिद्रों में न्यूक्लियोप्लाज्म नामक तरल होता है। एवं इसके छिद्रों में न्यूक्लियोप्लाज्म नामक एक तरल होता है जो दो संरचनाओं न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन, जो इन दो संरचनाओं न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन इन पदार्थ से जुड़ा होता है। यह प्रोटीन और आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए से भरपूर होता है। राइबोसोम निर्माण के कारण इसे राइबोसोम का कारखाना भी कहा जाता है। एवं राइबोसोम निर्माण के कारण इसे राइबोसोम का कारखाना भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है नाभिक की। नाभिक क्या होता है? देखो, यह संपूर्ण यूकेरियोटिक परिसर का प्रतिनिधित्व करता है। क्या सर? यह संपूर्ण यूकेरियोटिक परिसर का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें आनुवांशिक जानकारी होती है। दूसरा है यह दो झिल्ली वाले आवरण से ढका होता है। तीसरा, इसमें यह कोशिका की संरचना और कार्य प्रणाली को निर्धारित करता है। नाभिक क्या होता है कि जो ये संपूर्ण यूकेरियोटिक परिसर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें आनुवांशिक जानकारी होती है एवं उसके जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक्स होती है, उन सब चीज के बारे में वो दर्शा देता है। ये दूसरी बात है कि ये जो झिल्ली है ये झिल्ली वाले आवरण से ढका होता है। एक परतनुमा, बिल्कुल परत थैलीनुमा एक झिल्ली होती है, इसके आवरण से ये ढकी हुई होती है। थर्ड पॉइंट है इसमें, यह कोशिका की संरचना और कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। जो कोशिका की स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होती है और उसको कार्य प्रणाली जो वर्क होता है उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। अब बात आती है सर यहाँ पर न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या काम आता है? यह नाभिक का एक घटक है। अभी जो हमने नाभिक के बारे में पढ़ा वो न्यूक्लियस इस नाभिक का एक घटक है। इसमें आवरण झिल्ली नहीं होती है। यह राइबोसोमल उप इकाइयों को संश्लेषित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिक के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ मौजूद होता है। नाभिक के अंदर कौन सा पदार्थ मौजूद होता है दोस्तों? क्रोमेटिन, जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए से बना होता है, जो एक जेनेटिक्स
एलिमेंट्स बोल दो उसको, जो डीएनए से बना होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशिष्ट लक्षणों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है और अपने जो संरक्षण का जो जिम्मेदार है, जो लक्षण है, उन विशिष्ट लक्षणों को परिवर्तित कर देता है। फिर चौथे नंबर पर बात आती है सर हमारी कोशिका द्रव्य की। जी हाँ, कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और नाभिकीय आवरण के बीच होता है। कोशिका का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और नाभिकीय आवरण के बीच होता है। इसकी भीतरी परत को एंडोप्लाज्म और बाहरी परत को सेल कार्टेक्स या एक्टोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसके भीतरी परत को एंडोप्लाज्म और बाहरी परत को सेल कॉर्टेक्स या एक्टोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। साइटोप्लाज्म में एक जलीय पदार्थ साइटोसोल होता है। जी हाँ, साइटोप्लाज्म में एक जलीय पदार्थ साइटोसोल होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग और अन्य समावेशन जैसे अघुलनशील अपशिष्ट और भंडारण उत्पाद, स्टार्च हो गया, लिपिड हो गया, ये मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर जो समावेशन होता है, जिसमें कोशिकांग और अन्य समावेशन जैसे अघुलनशील अपशिष्ट और भंडारण उत्पाद जैसे स्टार्च, लिपिड आदि मौजूद होते हैं, इसी को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब बात आती है सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसको हम ईआर कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका के अंदर एक झिल्लीदार नेटवर्क होता है। जी हाँ, कोशिका के अंदर एक झिल्लीदार नेटवर्क होता है जो द्रव से भरे हुए लुमेन को घेरे रहता है और जो लगभग अंतःकोशिकीय गुहा को भर देता है यह दो प्रकार का होता है। और इसके दो प्रकार कौन कौन से दोस्तों? फर्स्ट है इसमें क्या नंबर पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ नहीं होता, एक तरह से रद्दी या बेकार। प्रोटीन संश्लेषण के लिए इसकी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं। जी हाँ, प्रोटीन संश्लेषण के लिए इसकी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं। फिर इसका बी हिस्सा होता है हमारा चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी का मतलब होता है SIR, एस का मतलब एकदम सरफेस, बिल्कुल चिकनी सतह, जो राइबोसोम के बिना होता है और लिपिड स्रावित करने के लिए होता है। राइबोसोम के बिना होता है, लेकिन लिपिड जो स्रावित होता है, जो लिक्विड एक तरीके से लचीला और एकदम सुंदर चिकना, उसके लिए ये क्या होता है, आवश्यक होता है। फिर पूछ रहा है कि ये जो ER कोशिका है, ER कोशिका के सहायक कंकाल ढांचे का निर्माण करता है तथा एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक नाभिकीय पदार्थ के वितरण के लिए मार्ग भी प्रदान करता है, एवं एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक नाभिकीय पदार्थ के वितरण के लिए मार्ग भी प्रदान करता है। फिर सर थर्ड नंबर पे आता है हमारा यहाँ पर राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? देखिए, ये घने गोलाकार और दानेदार कण होते हैं। जो राइबोसोम होता है उसके अंदर घने गोलाकार और दानेदार कण होते हैं, जो मैट्रिक्स साइटोसोल में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। जो मैट्रिक्स यानी साइटोसोल में फ्रीडमली जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं या ER से जुड़े रहते हैं यह प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह प्रोटीन के संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल भी निभाता है। फिर अगला आता है सर हमारा गोल्जी उपकरण। ये गोल्जी उपकरण क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें झिल्ली से गिरे द्रव से भरे पुटिकाओं, रिक्तिकाओं और चपटे सिस्टर्न बंद थैलियों का एक समूह होता है। यह बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, परिपक्व शुक्राणुओं और स्तनधारियों और अन्य जानवरों की लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित है। किनमें? बैक्टीरिया आगे, नीले हरे शैवाल आगे, एक प्रकार से जीवाणु है ना, परिपक्व शुक्राणुओं और स्तनधारियों और अन्य जानवरों की लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित है। कौन सा? गोल्जी उपकरण। इसका मुख्य कार्य स्रावी का मतलब बाहर निकलना, स्रावित होना। यह कोशिका के अंदर संश्लेषित सामग्री को पैक करता है।
एवं कोशिका के अंदर संश्लेषित सामग्री को पैक करता है और उन्हें बाहर निकालता है। यह रिक्तिकाएं या स्रावी पुटिकाएं एवं स्रावी पुटिकाएं बनाता है, जिनमें एंजाइम आदि जैसे कोशिकीय स्राव होते हैं। यह कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली और लाइसोसोम के स्राव में भी शामिल है। फिर आता है सर चौथे नंबर पर हमारे इसका लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स क्या होता है? देखो, लाइसोसोम्स बस छोटे गोलाकार और थैलीनुमा ढांचे होते हैं। जो लाइसोसोम होते हैं वो छोटे गोलाकार और थैलीनुमा ढांचे होते हैं, जो कोशिका द्रव में समान रूप से वितरित होते हैं। इसकी कोशिकाएं विदेशी प्रोटीन, बैक्टीरिया और वायरस को पचाती हैं। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो विदेशी बैक्टीरिया और वायरस को पचाती हैं, इसलिए यह कोशिका का एक प्रकार का कचरा निपटान तंत्र है और इसे आत्मघाती थैले के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट सकते हैं। तब उस कंडीशन में लाइसोसोम्स के फटने की संभावना भी बढ़ जाती है और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को रखा जाते हैं, एवं जो एंजाइम होते हैं वो अपनी कोशिकाओं को स्वयं खुद ही खा जाते हैं। फिर 5 नंबर पर आता है सर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस है ना, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका द्रव में वितरित विभिन्न आकार और माप के छोटे पिंड होते हैं। जी हाँ, कोशिका द्रव में वितरित विभिन्न आकार और माप के छोटे पिंड होते हैं। यह एक दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरा होता है। बाहरी झिल्ली छिद्रपूर्ण होती है और आंतरिक झिल्ली को क्रिस्टे नामक तहों में फेंका जाता है, जिसमें कुछ गोल पिंड होते हैं जिन्हें F1 कण या ऑक्सीसोम कहा जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा समृद्ध यौगिकों यानी एटीपी को संश्लेषित करता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? शक्ति ग्रह। कोशिका का शक्ति ग्रह भी इसे कहा जाता है। फिर आता है सर हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? देखिए, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जो प्लास्टिड होते हैं वो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। इनका अपना जीनोम होता है, इनका अपना स्वयं का जीनोम होता है और इनमें विभाजित होने की शक्ति होती है। ये 3 प्रकार के हैं हमारे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो हम पहले क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट को दोस्तों रंगीन प्लास्टिड भी कहा जाता है। जी हाँ, क्रोमोप्लास्ट को रंगीन प्लास्टिड भी कहा जाता है। परागकण के लिए, जी हाँ, परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करने हेतु फूलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। तो ये फूलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, तो इसे क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। फिर आता है सर हमारा क्लोरोप्लास्ट। हरे रंग के प्लास्टिड सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तथा इसका उपयोग पौधों के लिए भी भोजन बनाने में भी किया जाता है या उपयोग करते हैं। फिर आगे आता है सर हमारा इसका तीसरा रूप ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये एक रंगहीन प्लास्टिड है। कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, वसा और प्रोटीन के रूप में भोजन संग्रहित करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, स्टार्च या प्रोटीन के रूप में भोजन संग्रहित करते हैं। फिर 7 नंबर पर चल रहा था हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। हरे शैवाल एवं उच्च पौधों में मौजूद होते हैं। इनमें क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव्य होता है और यह भोजन के प्रकाश
संश्लेषण में मदद करता है एवं यह भोजन के प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। इसलिए इन्हें कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। फिर आती है सर हमारे यहाँ पर रिक्तिकाएं। क्या आती हैं? रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं क्या होती हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। द्रव से भरी या ठोस भरी हुई, द्रव से भरी या ठोस भरी हुई झिल्ली से बंधी हुई जगह है। ये एक तरह की भंडारण थैलियां हैं। ये एक तरह की क्या होती है? भंडारण थैलियां होती हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं यदि मौजूद होती हैं तो, जंतु कोशिकाओं में यदि रिक्तिकाएं मौजूद होती हैं तो पादप कोशिका की तुलना में छोटी और अस्थायी होती हैं। तो ये पादप कोशिका की तुलना में छोटी और अस्थायी होती हैं। यह कोशिका में असामयिक आस्माटिक दबाव को बनाए रखने में मदद करते हैं और पादप कोशिकाओं को स्फीतता यानी स्पीड से और कठोरता एकदम स्ट्रांगली प्रदान करती हैं। वे पादप कोशिकाओं के विषैले उपापचयी उपोत्पादों या अंतिम उत्पादों को भी संग्रहित करते हैं। पादप कोशिकाओं में विषैले उपापचयी उत्पादों और अंतिम उत्पादों को भी संग्रहित करते हैं। फिर आता है सर 9वें नंबर पर हमारा पैरोक्सिसोम्स। पैरोक्सिसोम्स क्या होता है? ये छोटे और गोलाकार अंग होते हैं। ये बिल्कुल आकृति में छोटे और गोलाकार अंग होते हैं जिनमें शक्तिशाली ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं और इनमें शक्तिशाली ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं। ये कोशिका से विषहरण या विषाक्त पदार्थों को हटाने जैसे कुछ ऑक्सीडेटिव प्रतिक्रियाएं करते हैं। फिर 10वें नंबर पर आता है सर हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? यह केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम होता है सिर्फ और सिर्फ पशु कोशिकाओं में पाया जाता है क्योंकि यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिकाओं एक कोशिके से बहुकोशिकीय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पादप कोशिकाओं में ध्रुवीय टोपियां सेंट्रीओल्स इनका कार्य करती हैं। अब बात आती है सर हमने यहाँ पर इनके बारे में जाना था कि जो पादप और पशु कोशिकाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है उनको देख लेते हैं। पशु कोशिका और पादप कोशिका। फर्स्ट नंबर पे आमतौर पर आकार में छोटे होते हैं और पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। दूसरा है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज यानी प्लाज्मा झिल्ली के लिए कोशिका भित्ति मौजूद होती है। थर्ड इसमें युगलेना को छोड़कर प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं। युगलेना को छोड़कर के प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पर है प्लास्टिड मौजूद होते हैं। रिक्तिकाएं छोटी और अस्थायी होती हैं। यहाँ परिपक्व पौधों में स्थायी और बड़ी केंद्रीय रसधानियां होती हैं। पांचवा है एकल अत्यधिक जटिल और प्रमुख गोल्जी उपकरण एकल अत्यधिक जटिल और प्रमुख होती हैं। तो ये क्या होते हैं? गोल्जी तंत्र की कई सरल इकाइयां होती हैं जिन्हें डियोक्टोसोम्स कहा जाता है। ये मौजूद होती हैं। फिर इसमें क्या है कि जो सेंट्रोसोम है और सेंट्रिओल्स मौजूद होते हैं या सेंट्रोसोम और सेंट्रिओल्स अनुपस्थित होते हैं। सर ये हमने कोशिका के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली। कोशिका के भागों के बारे में, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले छोटे बड़े जितने भी तत्व पदार्थ हैं उन सबके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है कि कोशिका आई कहाँ से, बनी कैसे, जरूरी क्यों है, क्या इसके अंदर होता है, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर हमने अध्ययन किया है। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना और आने वाली गवर्नमेंट एग्जाम जितनी भी होंगी सबके लिए हमने यहाँ पर बारी बारी से फाउंडेशन बैच चला रखे हैं हर सब्जेक्ट के। हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, एजुकेशन इज विजन पर जाइए और अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को फाउंडेशन बैच के साथ मजबूत कीजिए। धन्यवाद।